हम लोगों ने दूसरे प्रकार की समस्या देखी साहब। जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम पे वो नहीं मिलता था कमरा, सॉरी हॉल प्रोग्राम करने। वो कहते साहब आप लोग आरएसएस के से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है, ये कांग्रेसी उस वक्त सरकार के है। लोग नहीं देते थे। हाँ नहीं देते थे, मगर अब वो लोग हमारे मतलब जो संघ और विद्यार्थी परिषद के लड़के होते थे, उनके आचरण से वो लोग प्रभावित रहते थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, उस दौर में किसी को अन्यथा लग सकता है। जो कार्यक्रम आयोजित होते थे वो बेहद अनुशासित होते थे, यहां तक कि सामान्यतः उस जमाने में एक बात मानी जाती थी कि लड़के लड़कियां साथ साथ आएंगे, कार्यक्रम समाप्त होगा, कुछ ना कुछ अवांछनिक गतिविधियां होती रहती थी जिसकी कहीं ना कहीं शिकायत जाती थी। विद्यार्थी परिषद और संघ के कार्यक्रमों में आते थे और सब एकदम कोई एक शिकायत नहीं आती थी, किसी भी लड़की को कभी कोई मतलब आपत्ति करने का भी मौका, सब लोग इतने वो रहते थे। तो लोग कहते थे आप लोग हो तो अच्छे, तो आप ऐसा करो आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ले लो तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे लेके काम चलाओ। फिर थोड़ा चेंज आया, तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप अलॉट तो करवा लो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, कर लो विद्यार्थी परिषद के बैनर पे, कोई आपत्ति करेगा तो देखेंगे। मगर फिर देखिए साहब बदलाव आया, 1989 में वीपी सिंह की सरकार आ गई बीजेपी के सपोर्ट पे। अब तो साहब वो उद्घाटन करने के लिए भी तैयार विद्यार्थी परिषद का स्टॉल। तो ये मैंने एक बदलाव देखा। फिर मैंने देखा जब नानाजी देशमुख के साथ थे वहाँ पर चित्रकूट में, तो कांग्रेस की सरकार आई, तो यूनिवर्सिटी को कैसे डाइल्यूट किया जाए, डैमेज किया जाए, उनके मन में आ गया अरे ये तो ऐसा नहीं, आरएसएस वाले अपना आइडियोलॉजिकल सेंटर बना रहे हैं। तो उसके लेकर संघर्ष, फिर जाके वहाँ उन लोगों को मिलकर कन्विंस करना, फिर देखना कि उनके मन में पूर्वाग्रह है, फिर किसी के ऊपर आरोप लग गए, किसी पे इंक्वायरी कमेटी सेटअप हो गई, तो कहीं कोई हम लोगों के पीछे लगे कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो आरएसएस के आदमी हैं फलाना ढिमाका, वो सब हम लोगों ने काफ़ी झेला। तो यानी सुधांशु जी, बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, आपके माध्यम से आज उनको पता चल रहा होगा कि आरएसएस से युवा न जुड़े और वो विचारधारा आगे न बढ़े, इसके लिए सरकारें जो हैं वो एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी में छात्र नेता तैयार होते हैं या छात्र राजनीति होती है उसको कंट्रोल कर रही थी। नहीं, मतलब मैं ये भी कहूँगा, मैं कोई इसका डिटेल नहीं दूंगा इस समय, मगर ये दौर भी आया कि आपका प्रमोशन ना हो, सिलेक्शन ना हो तो एक चीज़ है, आपका सस्पेंशन कैसे हो जाए, मतलब नौकरी में भी। हाँ, कि मतलब आपको हटाया कैसे जा सके, उसके भी आधार बनाने का प्रयास किया गया कि भाई ये तो ज़्यादा स्ट्रांग आरएसएस का आदमी है, ट्राई टू फाइंड अ वे आउट हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। और लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप आज चल रही है। अरे वो तो अब देखिए, डिक्टेटरशिप की तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जिन पार्टियों ने अपनी पार्टी में ही टोटल, अब एक शब्द कहूँगा डिक्टेटरशिप पे, डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा पर्याय कौन माना जाता है? हिटलर। तो मजरू सुल्तानपुरी एक आर्टिकल लिखते हैं कि नेहरू की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक मिलती है और वो हिटलर के चेले जैसे नजर आते हैं, और 2 साल जेल। मोदी जी के टाइम में बहुत खराब शब्द है, बोलना नहीं चाहिए, हिटलर की मौत मरेगा, मौत के प्रकार बताए जाते हैं, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और जलवाए जलाल से घूमते हैं। कौन हिटलर चाहिए भाई? हिटलर के लिए आर्टिकल लिखा कि हिटलर से आपकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मैच खा रही है, 2 साल की जेल, और हिटलर की मौत बताने के बाद जलवाए जलाल के साथ घूम रहे हैं और फिर कहते हैं ये हिटलर चाहिए। तो मुझे लगता है एक दौर था जब लोग भ्रमित कर लेते थे, आज इतने फैक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्ट्स गलत भी अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे मिसरिप्रेजेंटेशन है, कुछ फैक्ट्स गूगल पे भी मैं ऐसा नहीं कहता सारे सही है, मगर फिर भी अगर कोई ईमानदारी से सोच ले और 4-5 घंटे भी ढंग से डेप्थ में जाए तो लगभग 80% ट्रुथ पर वो पहुंच सकता है, सारे फैक्ट्स को मैच करते हुए। सबको पता है किसके ज़माने में हिटलर है, हिटलर चाहिए वो नहीं थी। हम लोग बहुत बच्चे थे, 1980 में कांग्रेस दोबारा जीत के आई, आज की पीढ़ी को पता ही नहीं होगा। 9 राज्य सरकारें इसलिए बर्खास्त कर दी गई कि वो अपोजिशन की थी, और रीजन क्या दिया गया? क्योंकि केंद्र में आपकी पार्टी हार गई है, तो यू हैव लॉस्ट द मॉरल राइट टू रूल इन द स्टेट, और वो हिटलरशाही नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये घटना तो शायद बहुत से लोगों को ध्यान होगी, 6 दिसंबर 92 को विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। चलिए एक बार हम मान सकते हैं, ये हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका क्या लेना देना था जो कुछ यूपी में घटित हो रहा था? ये हिटलरशाही नहीं थी।
और आज डिजिटल एरा है, आप जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सर्वाधिक अपशब्दों का प्रयोग, घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग अगर पिछले 15-20 सालों में अपोजिशन के लीडर्स ने किया होगा, मर्यादा के समस्त प्रतिमानों को ध्वस्त करते हुए, तो मोदी जी के खिलाफ। और उसके बाद कहते हैं कि साहब हिटलरशाही चल रही। मुझे लगता है कि सुधांशु जी, आपने एक बहुत लंबा अरसा राजनीति में देखा है। अगर मैं आरएसएस की बात करूं, संघ की, क्योंकि उसकी बहुत चर्चा नहीं होती, एक इमेज ये बना दी गई है कि संघ जो है वो देश को तोड़ने का प्रयास करता है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करता है। आपकी नज़र में संघ क्या है और संघ का स्ट्रगल क्या है जो आपने करीब से देखा है? कुछ तो आपने बताया, लेकिन संघ जहां आज पहुंचा हुआ है उसका स्ट्रगल आपने क्या देखा और आपकी नज़र में संघ क्या है? देखिए, संघ का स्ट्रगल समझना है जैसे आज की युवा पीढ़ी को, तो एक थोड़ी सी झलक वो इस बात से समझ ले कि मोदी जी ने अपना जीवन कैसे शुरू किया। एक बहुत साधारण परिवार, चाय बेचते हुए, उनकी माँ, उनकी पूज्य माता जी के विषय में उन्होंने स्वयं बताया कि उन्होंने दूसरों के घरों में जाके बर्तन तक साफ किए। फिर ऐसा एक व्यक्ति संघ में आता है और फिर वो सारे जीवन के स्ट्रगल लेते हुए आगे बढ़ता है। संघ के प्रचारकों का जीवन कैसा होता था, जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए मैंने कहा कि कम से कम मोदी जी का तो जो लाइफ स्केच है या बाद में आज थोड़ा बहुत लोगों को पता है, आप उससे अंदाजा लगाइए। अब मैं बताता हूँ संघ ने का बेसिक रोल क्या था। मैं आज आपसे बात कहूँ कि बहुत मुश्किल है एक ऐसा आदमी तय करना जो कहे मैं पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करने के तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिस्पाइट बीइंग वो हाईएस्ट और सबसे शानदार क्वालिफिकेशन रखता हो। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोगों के टाइम में इंजीनियरिंग में ये था कि 5 में से 4 जीपीए अगर आपका नहीं है, यानी 75% मार्क्स मिनिमम नहीं है, तो आप संघ में कोई पदाधिकारी नहीं बन सकते। कार्य करिए, अपना काम करिए। क्यों? हम लोग ये मानते थे कि आप एक रोल मॉडल के रूप में दिखने चाहिए ना छात्रों के बीच में। अब अगर आप खुद ही मार्क्स कमा रहे हैं, आप क्या दूसरे लोगों को समझाएंगे? दूसरा, इस पर संघ का ये भी कहना था, भाई इसका मतलब आप जो इस मूल काम के लिए आए हैं, पहले उसमें इतना एक्सेल कर लीजिए कि फिर आपके पास समय है अलग दूसरा काम करने का। तो वो फिर आपका व्यक्तिगत आचरण। देखिए, मैं एक और बात कह रहा हूं, अब इसको कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ, शराब पीता हुआ नजर नहीं आता था उस ढंग के व्यक्ति, क्योंकि आप कुछ अलग नजर आए। ठीक है, छात्र जीवन में सभी लोग ये सब करते थे, पर बाद में लोग उसको रिस्पेक्ट भी करते थे। नहीं साहब, ये सब कुछ क्योंकि आपको कोई चीज करने का अवसर नहीं मिला, एक चीज है, और यह है कि मैंने करना नहीं चाहा, तो आप परिवार से अलग रह रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप अपने कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, आप कमरे में बैठ के शराब पी रहे हैं, कौन रोकने वाला है? अब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो स्वयं प्रेरणा से कर रहे हैं। पहले तो ये कि वो घर में थे यार, क्या बताएं, है वो पिताजी देख लें घर में दारू की बोतल कैसे लेके आऊं, हॉस्टल में तो कोई रोक नहीं है। यहां से एक बात आती है, और मैं बताता हूं संघ किस प्रकार से चीजों को। जब डॉक्टर हेडगेवार ने इस विषय को सोचा, तो उन्होंने सोचा कि समाज के अंदर बदलाव कैसे आएगा। तो समाज के जो भिन्न भिन्न डायमेंशंस हैं, उन सब में कार्य करने के लिए ऐसे डिवोटेड लोगों की एक पूरी फौज तैयार की गई। अब आज मैं आपसे पूछूं कि सबसे प्राइमरी चीज एजुकेशन है। सबसे बड़ा संगठन जिसके सबसे ज्यादा स्कूल हैं, 30,000 स्कूल हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, वो संगठन है विद्या भारती, दैट इज एन आरएसएस एफिलिएट। पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं जिसके 30,000 स्कूल हो, आरएसएस एफिलिएट। नाउ कम्स सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप बिगेस्ट। अब उस फील्ड में आए। अब आप आइए, सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन ज्यादा होगी, पर सिंगल ट्रेड यूनियन जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है, भारतीय मजदूर संघ। किसानों के बीच में किसान संघ। अब अगर आप देखें वनवासी क्षेत्रों में कौन काम करता है? कोई नहीं काम करना चाहता जाके इंटीरियर में, सिवाय मिशनरीज के जो दूसरे मोटिव से जाते हैं, उनको पैसा मिल रहा है, बैकिंग मिल रही है, ये मिल रहे हैं। वरना उन क्षेत्रों में जाकर और खतरे उठाना कि नक्सलियों से खतरा, तो दूसरे प्रकार के लोगों से खतरा, अनेक लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी। अगर आज सबसे बड़ा संगठन काम कर रहा है ट्राइबल एरियाज में, तो वनवासी कल्याण आश्रम, दैट इज एन आरएसएस एफिलिएट। अब आप आइए, यह देश तो बहुत बड़ा देश है जिसमें धर्म का बड़ा महत्व है, तो सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप आइए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी
भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसने जनसंघ के रूप में शुरू होकर अपना कद कांग्रेस से बड़ा कर लिया। एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसने एक ऐसा नेता दिया, क्योंकि संघ कहता था हम चरित्र निर्माण करते हैं, व्यक्ति का निर्माण करते हैं, एक ऐसा नेता दिया जिसने कांग्रेस पार्टी को 138 साल पुरानी पार्टी को मोदी जी के रूप में पूरा किनारे कर दिया और देश को और वो कहां पहुंचाया। तो अगर आप देखें तो एक बहुत व्यापक स्तर पर समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक भूमिका कैसे निभाई जा सकती है। दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन सेवा भारती, अगर एकलव्य विद्यालय, एकल विद्यालय, वो ट्राइबल्स जिसमें जहां पर कि स्कूल रखना नहीं संभव है, केवल 1 या 2 बच्चे, कौन पढ़ाएगा जाके उनको, उनके बीच में। अगर आप देखें तो इवन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक, और यहां पे एक और बात, लोग कहते हैं साहब आरएसएस का बड़ा बीजेपी से कनेक्शन है। बिल्कुल साहब, हमारे तमाम शीर्ष नेता हैं, सब संघ से निकले, संयोग से हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे, अटल जी भी और मोदी जी भी। मगर अंतर क्या है कि सिर्फ जैसे कहते हैं ना, आप यूनिवर्सिटी से निकले हैं तो अब यूनिवर्सिटी आपको गाइड थोड़ी करती है, आपने वहां से शिक्षा ली और आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बीजेपी से सिर्फ इतना लिंक मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से संघ के संभवतः 4000 के आसपास कुछ 100 पूर्णकालिक प्रचारक हैं और जो बीजेपी में काम कर रहे हैं मे बी 50 और समथिंग। तो यू कैन मतलब हैव एन इम्प्रेशन कि व्हाट इज द स्कीम ऑफ थिंग। मगर वो काम कैसे करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक अटल जी, 10 साल पहले से लोग कहते थे ये होना चाहिए। मोदी जी 2007 के बाद का एक सर्वे उठा के देख लीजिए जिसमें 50% से कम लोगों ने रेटिंग कही हो। और 2012 के बाद तो राह चलते किसी से पूछिए तो कहता था मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए। ये क्वालिटी कहां से आती है संघ से, वो डेडिकेशन कहां से आता है? कहीं ना कहीं वो सारी, और इसीलिए भाजपा एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसका आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। कई बार है, कई निर्णय लोगों को अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, पर आज तक किसी भी व्यक्ति ने, और जो लोग भाजपा छोड़ के भी गए, मैं नाम नहीं लूंगा, दूसरी पार्टियों में उन्होंने कभी संघ की आलोचना नहीं की। बीजेपी की आलोचना कर दी होगी, किसी नेता की आलोचना कर दी होगी, संघ की आलोचना कभी नहीं की। मैं 2012-13 का एक वाकया बताता हूँ। 2013 का दौर था, ये बात है अप्रैल के महीने की लगभग। तब तक गोवा की बैठक भी नहीं हुई थी जिसमें मोदी जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने थे, और 13 सितंबर 2013 को वो जब ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने, उससे पहले की बात है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं देर रात में, एक बैठक थी, तो मैं अपनी गाड़ी से नहीं था, तो जिनके एक पार्टी के पदाधिकारी थे उनकी गाड़ी हमको छोड़ने गई घर। तो 12 साढ़े 12 बज गया था। मैंने बाद में देखा कि वो उस ड्राइवर का फ़ोन आ रहा है, तो मैंने सोचा इतनी रात को कोई प्रॉब्लम हो गई। तो उसने कहा कि साहब मेरी यहाँ गाड़ी खड़ी थी, ये पुलिस वाले हैं, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ उसने, हो सकता है कोई गलती कर दी हो, रॉन्ग साइड पार्किंग कर दी हो। वैसे मैंने कहा इतनी रात को क्या हो रहा है, तो मैंने कहा क्या इससे कुछ गड़बड़ हो गया? उसने कहा नहीं साहब, ऐसा था इसकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी काफ़ी देर से, तो हम लोग जस्ट पेट्रोलिंग पे जाते तो हम पूछने के लिए रुक गए कि भाई रात में खड़े कैसे हो। बाद में उसने बताया वो शायद एटीएम से निकालना चाह रहा था, उसके एटीएम में प्रॉब्लम थी इसलिए खड़ा था। तो जैसे रात में नहीं आ जाते कि भाई यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी। तो कहा, उसने जब बताया कि आप को छोड़ के आ रहा है, और उस समय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो कहा साहब हमने इससे कहा कि हमें एक बार उनसे बात करा दो। क्या बात करा दो? उसने कहा साहब हम आपसे केवल ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार हैं, केवल हमारी भी एक विनती पहुंचा दीजिए कि मोदी जी को पीएम डिक्लेयर करवा दें, देश का सही मायने में कायाकल्प वही करेंगे। ये 2012 का बता रहे हैं? ये 2013 का 2013 अप्रैल। अब आइए साहब, दूसरा आपको एग्जाम्पल बताता हूं। हम लोग एक मंदिर में दर्शन करने गए और राजनाथ जी भी थे साथ में। मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद पुजारी कहता है बस मोदी जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करा दीजिए, समस्त आसुरी शक्तियों का संहार भारत में उन्हीं के साथ हो सकता है। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं। लोग अमेरिका गए, न्यूयॉर्क में, वो कोई अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से किसके साथ मीटिंग थी, और न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्डिंग के बाहर, तो वहाँ आपको पता है कि मैनहट्टन में ये नहीं कि गाड़ी परमानेंट वहाँ खड़ी रहेगी, गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो गाड़ी आपको पिकअप करने के लिए आ जाएगी। तो हम खड़े थे, राजनाथ जी खड़े थे और अनंत कुमार खड़े थे जो अब नहीं रहे।
तो हमको तो उस समय लोग उतना नहीं पहचानते थे, राजनाथ जी को तो बहुत पहचानते थे। सर लोग आगे कई इंडियन, अरे राजनाथ सिंह जी आप यहाँ कैसे खड़े, जो आ रहा कह रहा सर मोदी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित करवा दीजिए सर, देश का मान वही बढ़ाएंगे। यह जुलाई 2013। सर दिस शोज कि द लेवल ऑफ you can say attraction he was having and the level of faith which he was having. अब मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि जो फेथ उन्होंने बिल्डअप किया, ये फेथ बनने की प्रक्रिया 1-2 साल की नहीं थी, चंद महीनों की नहीं थी, ये पूरे जीवन की थी। और वो जीवन की कहां से शुरू होती, वही जब उन्होंने कार्य करने का निर्णय लिया, चाहे तपस्या की जाके और चाहे संघ का प्रचारक बनने का निर्णय लिया कि जीवन भर समाज को समर्पित। धीरे 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 बिल्डअप होकर चीज तब वहां तक पहुंचती है। सुधांशु जी एक चीज़ ये बताइए कि अगर आपने खुद ही बताया कि हर जगह संघ जो है शिक्षा से लेकर और समाज में सेवा करने से लेकर हर जगह संघ से जुड़े हुए संगठन जो हैं वो इतना काम कर रहे हैं, अगर वाकई में इतने सालों तक संघ को दबाने, नष्ट करने या फिर किसी तरह से बढ़े नहीं इसका प्रयास हुआ, तो संघ इतना बढ़ कैसे पाया, आरएसएस इतना बढ़ कैसे पाई? उसका कारण ये था कि अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन की फीलिंग है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ देना है और कैपेबिलिटी मेरे पास पूरी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या शानदार जिंदगी जी सकते थे, और जीवन भर मैंने उनको देखा। मैं उनके साथ 2007-8 में जाके कई बार मैंने भोजन किया है कार्यालय पे, और उनकी मृत्यु भी हो गई है। पूरा जीवन लगा दिया। अब जैसे जो आपने कहा ना कि कैसे काम करते हैं, अब जैसे आपने मोदी जी को ही देखा, कितना सप्रेस किया गया, पॉलिटिक्स में आने के बाद की बात कह रहा हूं, कितना सप्रेशन किया गया, चीज बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास डेडिकेटेड लोगों की और कॉम्पिटेंट लोगों का एक समूह है तो कितना भी कोई दबाना चाहे वो दबा नहीं पाता। और फिर मैं दूसरा एक और बात भी कहता हूं, किसी को ये बात अटपटी लग सकती है, थोड़ा फिलोसफिकल भी कह रहा हूं, यदि कोई त्याग और तपस्या निरंतर करता रहता है तो वो व्यक्ति हो या संगठन हो, उसके संचित पुण्य इतने हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो मार्ग प्रकृति भी प्रशस्त करने लगती है, परिस्थितियां भी ऐसी बनने लगती हैं कि हालात आपकी तरफ खुद ब खुद घूमने लगते हैं। सुधांशु जी एक चीज़ जो संघ को लेकर कई बार लोग पूछते हैं कि शस्त्र पूजा क्यों करते हैं, ये क्या तैयार कर रहे हैं एक फौज की हिंदू राष्ट्र बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे नैरेटिव सेट होते हैं। शस्त्र पूजा का विजयदशमी के दिन विधान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हो। क्यों? रक्षाबंधन भी एक पर्व है इन 6 पर्वों में, उस दिन रक्षा सूत्र बांधा जाता है। हर समाज के कमजोर और गरीब व्यक्ति को हम लोगों से कहा जाता था, गरीब बस्तियों में जाइए, जो अनुसूचित वर्ग की बस्तियों में जाइए, सबको रक्षा सूत्र पहनाइए, आपकी रक्षा के लिए हम खड़े हुए हैं। तो खिचड़ी भोज का भी होता था, ये समानता का पर्व है। खिचड़ी क्यों समानता का पर्व है? देखिए, आप कोई दूसरा पकवान बनाएंगे, पूड़ी कचौड़ी मिठाई, तो अमीर अपनी हैसियत के हिसाब से खाएगा, गरीब अपनी हैसियत के हिसाब से खाएगा। जब आप खिचड़ी बनाते हैं तो क्या होता है, तो दाल चावल ही मिला के बननी है ना, तो गरीब भी वही खाएगा और अमीर भी वही खाएगा। ठीक है, कोई कह सकता उसके पास घी ज्यादा था उसने डाल दिया, अन्यथा पूड़ी तो कोई देसी घी में खाएगा तो कोई पूड़ी खा ही नहीं पाएगा जो गरीब होगा। इसलिए खिचड़ी समानता का पर्व है। तो भारतीय संस्कृति के जो भिन्न भिन्न आयाम थे, तो उस कारण से अब बताइए, वो निराला ने राम की शस्त्र पूजा लिखी है, क्यों? भगवान कृष्ण ने क्यों कहा है गीता में शस्त्रधारियों में मैं राम? अरे भाई, शास्त्र की जरूरत है, शस्त्र की भी जरूरत है। मतलब कोई ये कहेगा ये फौज नहीं होनी चाहिए, और जिन देशों में फौज नहीं थी उनका क्या अंजाम हुआ? मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, किसी को अटपटा लग सकता है, इतना बड़ा देश था, इतना महान देश, इतनी महान परंपरा का देश, इतने सुंदर और भोले लोग, तिब्बत क्यों खत्म हो गया? फौज नहीं थी। तो शस्त्र का भी महत्व है, क्योंकि जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, दिनकर जी ने कहा है, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन।